हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 11 है हमारा 3D ज्योमेट्री, उसकी हम एक्सरसाइज 11.3 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। मतलब हम प्लेन्स जो हैं, प्लेन्स की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अब इससे पहले हमने 11.1 भी किया, 11.2 भी किया। उसमें बेसिकली मैं बताना चाहूँ, उसमें हमने स्ट्रेट लाइन्स को पढ़ा। तो ये एक्चुअली ऑलमोस्ट ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद मिसलेनियस है एनसीईआरटी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 50-60% जो 3D ज्योमेट्री चैप्टर है वो कर चुके हैं। अब हमारा सिर्फ 30-40% पार्ट जो है वो रह गया है। बट ये जो 30-40% पार्ट है, ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा मुश्किल है। अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये जस्ट मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, ये जो प्लेन्स टॉपिक है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइंस में क्या है, स्ट्रेट लाइंस आपने 3D में आज मतलब +2 क्लास 12th में आप पढ़ रहे हो। बट स्ट्रेट लाइन फिर भी आपने कहीं ना कहीं पहले भी सुना होगा, उसको पढ़ा भी है, उसकी इक्वेशंस को भी पढ़ा है। तो उसी को हमने 3D में मतलब कि पढ़ने की कोशिश की है। मतलब बहुत कुछ हम उसके बारे में जानते थे और बहुत कुछ नया हमने 3D में सीखा भी है। तो उसमें कुछ ये भी हो गया कि कुछ बच्चे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लेन्स है ना, प्लेन्स हो सकता है कुछ बच्चों ने सुना हो कि प्लेन्स किसको बोलते हैं। बट प्लेन्स जो है इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। क्योंकि अगर आप इसकी मतलब कि जो इमेजिनेशन है वो अच्छे से नहीं कर पाए, तो ये मतलब कि ये जो पार्ट एक्सरसाइज है कंप्लीटली आप छोड़ दो, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। लाइंस में तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने लाइन में एंगल वाला फॉर्मूला याद कर लिया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रेट लाइन में हमने ये पढ़ा था, ये दो लाइंस की इक्वेशन थी, ठीक है। फिर एंगल वाला फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये पढ़ा था। हो सकता है कुछ बच्चों ने क्रैम किया हो, उनके क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाएं। बट प्लेन्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप प्लेन्स को अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाओगे, सिर्फ क्रैमिंग के भरोसे ही मतलब आगे जाने की कोशिश करोगे, तो अभी कहता हूँ वीडियो को छोड़ दो। ये मतलब कि एक्सरसाइज आपके बस की बात नहीं है। बट जैसा कि आपको मेरी आदत का पता है, तो मैंने इस पर काफ़ी काम किया है। और मैं प्लेन्स को आपको इस तरह से करवाऊंगा कि ये 3D ज्योमेट्री जिस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन इतनी इजी लगी है, वैसे ही आपको ये जो प्लेन्स टॉपिक है आपका, ये इजी लगने वाला है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, जिस तरह से आपको पता है कि आपको मेरी आदत का देखो, हमेशा मैं देखो प्लेन्स को हम ना इतना ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं है। तो सबसे पहले ना हमें मतलब कि ये हमारी एक नई कहानी है, उसका एक करेक्टर है प्लेन। तो उस करेक्टर को पहले, उस करेक्टर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी सी हमें उसकी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए कि वो है कौन, प्लेन किसको बोलते हैं। मतलब उसके बारे में थोड़ा सा आपको बायोडाटा जो है वो पता होना चाहिए। पहले मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा। तो अब देखो, आपके सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज अ प्लेन। प्लेन होता क्या है, ठीक है। ए प्लेन इज अ टू डायमेंशनल सरफेस दैट एक्सटेंड्स indefinitely, or a plane is a surface such that if we take any two distinct points on it, then the line joining these points lies whole on it. अब ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं, ये आप कहीं से भी गूगल कर सकते हो। बट मुझे आपको इसको समझाना है एक्चुअली में, ठीक है। देखो प्लेन क्या होता है। प्लेन एक टू डायमेंशनल सरफेस है। सरफेस मतलब कोई भी तरह का सरफेस। जैसे ये एक कागज़ का टुकड़ा लिया है मैंने, ये बेसिकली एक सरफेस है। सरफेस है मतलब ये प्लेन है। अब इसको और अच्छे देखो, दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली, मतलब इस पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि इतना सा ही प्लेन होगा, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है इनडेफिनेटली, ठीक है। अब ये मैंने डेफिनेटली जानबूझ के लिखी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी आपको बात क्लियर करनी है। ए प्लेन इज अ सरफेस, ठीक है। इफ़ वी टेक एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मान लो इस प्लेन पर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, अगर हम इसको लाइन को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये लाइन पूरी की पूरी इस, ये लाइन पूरी की पूरी इस प्लेन पर लाई कर रही है, इस मतलब कि पूरे सरफेस पर लाई कर रही है। तो मतलब ये एक प्लेन है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है, बट मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँ, अगर मैं ऐसा करूँ, देखो ये दो पॉइंट्स थे ना आपके, ये वाला और ये वाला, दो पॉइंट्स थे ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट में से, इस पॉइंट में से ऐसे करके, ध्यान से देखो। अब ये जो मैंने टूथपिक आपको दिख रहा होगा,
ये भी मैंने क्या किया है, ये भी एक लाइन है, ये टूथपिक क्या है, लाइन है जो इसी पॉइंट से ए और बी से पास हो रही है, एक लाइन है, ये भी एक लाइन है ना। बट ध्यान से देखो, ये प्लेन को, सरफेस को यहाँ पर टच नहीं कर रही, यहाँ पर गैप है, तो ये एक प्लेन नहीं है। क्योंकि प्लेन, इसका मतलब क्या है, मैं इसको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि प्लेन जो होता है वो हमेशा एक फ्लैट सरफेस होता है। अब ध्यान से देखो, ये कर्व्ड है तो ये कभी भी प्लेन नहीं होगा। मुझे आपको यहाँ पर ये समझाना था। तो अब आपको इतनी बात तो क्लियर है कि प्लेन होता क्या है। प्लेन एक सरफेस होता है जहाँ पर, मतलब जो फ्लैट सरफेस होता है, जहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, दो भी कोई भी दो पॉइंट्स को मीट करें तो उसी पर लाई करता है। सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि वो फ्लैट सरफेस होता है, वो ऐसे कर्व्ड नहीं हो सकता। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। अब एक और बात आपको क्लियर करनी है शेप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैंने एक और बात लिखी है कि ए प्लेन कैन बी ऑफ एनी शेप, कैन बी इन एनी शेप, मतलब प्लेन किसी भी शेप में हो सकता है। जिस तरह से मैंने आपको ये बताया, नॉर्मली बच्चों को यही लगता है कि ऐसा जो पैरेललोग्राम होता है वो प्लेन होता है, ऐसा नहीं है। ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, मैंने जानबूझ के इसको ऐसे कट किया है, तो ये भी एक प्लेन हो सकता है। ये देखो, और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये भी एक प्लेन हो सकता है और ये भी एक प्लेन हो सकता है। मतलब ऐसी कोई भी शेप हो सकती है। जस्ट बताने का रीज़न यही है कि ऐसा नहीं है कि प्लेन सिर्फ जो बुक्स में बना होता है वैसा ही होता है कि ऐसे करके दो पैरेललोग्राम बना दिए तो वो प्लेन है, ऐसा नहीं है। बच्चों के मन में फिर मिसकंसेप्शन बैठ जाती है, तो ऐसा प्लेन भी हो सकता है, किसी भी तरह की वो शेप में जो प्लेन है वो हो सकता है। अब देखो, प्लेन के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद ना जो मेन चीज़ है वो है इसकी डायरेक्शन। अब उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट हम डायरेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अब देखो डायरेक्शन क्यों पढ़नी है। आपको शायद याद होगा, लाइंस में हमने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। आपको याद है, मैंने इसको ऐसे करवाया था आपको कि एक वेक्टर इधर मान लिया, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस हैं, या डायरेक्शन जो एंगल बना रहा है वही लाइन के भी होंगे, बट लाइन की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है। तो डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है। और मतलब कि डायरेक्शन के होने से हम, मतलब डायरेक्शन के पता होने से हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन वगैरह लोकेट कर सकते हैं, और अगर हम पोजीशन लोकेट कर सकते हैं तो हम उसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन जो है वो प्लेन की बहुत मैटर करती है। अब देखो, ये एक प्लेन है, ठीक है, तो ये एक प्लेन है, तो ये एक मूव कैसे करेगा। अब ध्यान से देखो, ये प्लेन, इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ, क्योंकि प्लेन अगर इतना सा प्लेन है तो ये एज ए होल मूव करेगा। ये ऊपर को मूव कर सकता है, ये नीचे को मूव कर सकता है। अगर इसको मैं ऐसे रखूं तो ये ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर इसको मैं आपको समझाना चाहूँ सिंपल सी लैंग्वेज में, तो ये देखो, ये मैंने एक नॉर्मल ले लिया, इस प्लेन पर मैंने एक नॉर्मल ले लिया। अब ये नॉर्मल अगर आपको दिख रहा है तो ये बिल्कुल, अगर ये नॉर्मल आपको दिख रहा है तो ये बिल्कुल ऊपर की ओर आ रहा है, तो मतलब ये प्लेन की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। अब अगर प्लेन को मैं ऐसे रख दूं, अब आपको दिख रहा है कि जो प्लेन है ये इधर की साइड को जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मतलब प्लेन की डायरेक्शन, ये एरो इधर की ओर है, तो प्लेन की डायरेक्शन ऐसे है, एज ए होल ये प्लेन मूव करेगा। तो यानी कि प्लेन की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम हमेशा नॉर्मल वेक्टर, जो प्लेन के नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर होगा, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये कहीं किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर, मान लो ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर जो है वो हो सकता है। तो मुझे दिखाना ही है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये डायरेक्शन ऐसे जाएगी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से जो डायरेक्शन है वो प्लेन की काम करती है। मैं जस्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, जस्ट यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाई है और लिख के दिखाया है कि नॉर्मल टू प्लेन जो भी होगा, जो भी प्लेन के नॉर्मल होगा, वो हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि प्लेन मूव किस तरह से कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये बस इसकी इतनी इंट्रोडक्शन है, बस इतना सा आपको प्लेन को जानना है। आई होप आप समझ गए होगे कि प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, वो कोई भी शेप में हो सकता है, उसकी डायरेक्शन कैसे काम करती है। अब हमें इसकी वही नॉर्मल जो स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा है, इक्वेशंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर करना है, इक्वेशंस लिखनी है। तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये आज का मेन टॉपिक, मतलब यहीं से आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन्स के बारे में हम अच्छे से जान गए हैं, ठीक है। अब देखो, मुझे ना आदत होती है कि मैं हमेशा पहले उस चीज़ की, मतलब कि आपके मन में ना क्यूरियोसिटी क्रिएट करता हूँ। आपको याद होगा स्ट्रेट लाइंस में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपको कहूँ कि इक्वेशन लिखनी है, एक पॉइंट दे दिया, इसमें से आप एक लाइन की इक्वेशन लिख दो,
तो आप कहोगे सर ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, मतलब बहुत सारी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट में से। तो बट अगर मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है और वो एक वेक्टर के पैरेलल है, वो एक वेक्टर के पैरेलल है, मतलब वो डायरेक्शन गिवन है हमें, तो हमारे पास एक ही लाइन ऐसी होगी जो इस रेड वेक्टर के पैरेलल भी होगी और इस पॉइंट से पास भी कर रही होगी। मतलब हमारी मिनिमम कंडीशन क्या थी, एक पॉइंट एक पैरेलल वेक्टर। तो मिनिमम कंडीशन से अगर हम लाइन को ड्रॉ कर पाए तो हम उसकी इक्वेशन भी लिख पाएंगे। अब सेम वैसा ही कुछ हमारे पास 2-3 कंडीशंस होंगी, मतलब ऐसे अलग अलग करके 2-3 टॉपिक्स होंगे, तो वहाँ पर हम मिनिमम कंडीशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है मैं पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये है हमारा पहला मतलब की पार्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन एंड नॉर्मल टू प्लेन इज आल्सो गिवन। मतलब देखो ये ऐसा नहीं होता कि किसी ने भी कहा आपने मान लिया, आप हमेशा उस बात की क्यूरियोसिटी रखा करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड, ये एक्स, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो ओरिजिन तो आपको पता ही है, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे सिर्फ ये गिवन हो कि हुज डिस्टेंस, मान लो ये जो आप देख रहे हो ये प्लेन है, ये प्लेन है आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने पीछे इसके ब्लैक लगाया हुआ है ये एक्चुअली डिस्टेंस है। ये मान लो ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये जो डिस्टेंस है कितना 5 है, मान लो डिस्टेंस 5 है, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस 5 है। ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, तो ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है इस प्लेन का। आप देख पा रहे होगे, आई होप। इसको ऐसा कर लेते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अब ये एक प्लेन है जो ओरिजिन से मतलब कि 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर कुछ भी वैल्यू दूर है। अब हो सकता है कि कोई बच्चा कहे सर ये प्लेन भी ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर ही दूर है। हो सकता है कोई बच्चा कहे सर ये प्लेन भी ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर दूर है। हो गए ना कितने सारे प्लेन, जैसा कि यहाँ पर था, एक पॉइंट में से कितनी लाइंस पास कर रही थी। तो अगर एक कंडीशन इसके साथ मैं और जोड़ दूँ, जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्शन जोड़ी थी पैरेलल वेक्टर की, तो अगर मैं कहूँ कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ना भाई, इस मतलब कि प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमें गिवन है, मतलब उसकी डायरेक्शन वो पहले ही फिक्स करके रखी हुई है। उन्होंने बोला हुआ है कि इसकी डायरेक्शन ऐसी ही है, ये नॉर्मल टू प्लेन है। तो अगर मुझे ये नॉर्मल गिवन है, मतलब मुझे इसकी डायरेक्शन पता है। आपको पता है नॉर्मल क्या पता है, डायरेक्शन होता है, तो इसकी डायरेक्शन मुझे पता है। अब मैं इसको इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकता। अब ये नॉर्मल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिवन है, ये मान लो इसी डायरेक्शन में हमें नॉर्मल गिवन है, तो इस प्लेन को मैं चेंज नहीं कर सकता। हमारे पास एक यूनिक प्लेन आएगा जो ओरिजिन से कितनी दूर है 5 सेंटीमीटर, और जो भी जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ है, और उसकी डायरेक्शन हमें दी हुई है, हमें नॉर्मल दिया हुआ है वो इस डायरेक्शन में। आप आई होप इतने बस समझ पाए होगे, ये मिनिमम कंडीशन है, इससे हम ये वाला यूनिक प्लेन जो है वो ड्रॉ कर पाए, और अगर हम ड्रॉ कर पाए दैट मीन्स हम उसकी इक्वेशन भी लिख पाएंगे। तो ये मिनिमम कंडीशन है। फिर से मैं बता देता हूँ, देखो ये वाला बहुत सारे प्लेन्स मैं लिख सकता हूँ जो ओरिजिन से कुछ खास दूरी पर होंगे, ठीक है। बट अगर मुझे प्लेन की डायरेक्शन ही पता है कि प्लेन जो है उसकी डायरेक्शन, मान लो वो कह रहे हैं कि ये जो मैंने इसमें कलर चेंज किया इसलिए कि ये जो रेड वेक्टर है, ये रेड एक वेक्टर है, तो ये जो रेड वेक्टर है इसकी पोजीशन तो फिक्स है क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो फिक्स है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लेन भी हमारा उसी डायरेक्शन में है और उसका डिस्टेंस तो हमें गिवन ही है, तो दैट मीन्स ऐसा हमारे पास एक ही प्लेन होगा। तो ये हमारी मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब मैं यहाँ पर जस्ट आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको रफ में समझाया था, जस्ट आपको डायग्राम बना के दिखाई है। एनसीईआरटी में जो आपकी डायग्राम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं वो नहीं बोल रहा कि वो गलत है, मैं सही हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो उस डायग्राम से आप कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमें जस्ट इसका फॉर्मूला याद करना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में कैसी होती है और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये उनके मन का वहम है, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो और आपको लगता है कि इसमें से हमें कोई भी मार्क्स जो है वो मिस नहीं करना और ये हमारे सबसे ईजीएस्ट चैप्टर में से है, तो आपको ये जो है डेरिवेशन जो है वो आनी चाहिए। डेरिवेशन के साथ साथ इमेजिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, और मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, आपको एक एक बात दिखने लगेगी, आप फील कर पाओगे। अब देखो ये एक प्लेन है,
तो जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना d, मतलब डिस्टेंस फिक्स है और ये नॉर्मल है, इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है। तो ये हमारे पास एक यूनिक प्लेन है। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब थोड़ा सा फिर से लाइन को याद करो। मैंने यहाँ पर लाइन पर एक पॉइंट लिया था r। अब r क्यों लेना होता है? कि r के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स आई वाई जे जेड के। एक्स वाई जेड लिखना जरूरी होता है क्योंकि देखो बेसिकली अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखूँ, मान लो ये इक्वेशन है, तो एक्स वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फिल करते जाओ, तो जो भी पॉइंट्स आएंगे जब सबको मीट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर हम इस वेक्टर इक्वेशन की बात करें तो ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। तो लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फिल करते जाओ, आर की मतलब एक्स वाई जेड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, और जब उन सभी पॉइंट्स का मैं लोकस ड्रॉ, जिसको हम लोकस बोलते हैं या लोकस से कह लो, जब उन सब पॉइंट्स को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब सेम वैसा ही हमें ये देखना है कि ये जो प्लेन है ये किस किस से बनेगा। तो उसके लिए हमें एक आर वेक्टर चाहिए होगा। तो हम एक पॉइंट सपोज कर लेंगे पी इस मतलब कि प्लेन पर। तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये एक पी पॉइंट है जिसको मैंने ओरिजिन से मीट कर दिया, तो ये उसका आर जो है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम ए और पी को मीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्शंस भी बना ही देता हूँ। तो ये ओ पी, तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन बनानी चाहूँ तो यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं। इसको मैंने वैसे ए पी बना लिया, आप जिस तरह से मर्जी बना सकते हो। ये मैंने ए पी इसलिए बनाया क्योंकि ये तो फिक्स्ड पॉइंट ही है, मतलब ये तो मुझे डिस्टेंस भी पॉइंट नहीं है, ये तो डिस्टेंस हमें गिवन ही है। पी पॉइंट मैंने अपनी मर्जी से लिया है, तो मैंने इस तरह से इसकी डायरेक्शन बना ली। अब आपको पता है इन ट्रायंगल ओ ए पी आपके सामने एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो आपको याद होगा हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने की हमेशा कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है। तो मैं इस पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने वाला हूँ। ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर बनेगा। अब ये जो डी दिया हुआ है ओ ए डी, ये क्या दिया हुआ है हमें? ये एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये वेक्टर तो है ही नहीं है, तो इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि वेक्टर जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। वेक्टर जो है वो किससे बनता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज इनटू डायरेक्शन, मतलब जब मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है मैं डी, डायरेक्शन नहीं है। ध्यान से देखो ये जो है ये प्लेन पर क्या है? अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो ध्यान से देखो, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक आप देख रहे हो, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ये इसके परपेंडिकुलर, डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये क्या था? आपको याद होगा नॉर्मल। अब ये रेड जो नॉर्मल है ये यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। तो बेसिकली जो रेड वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इसकी भी डायरेक्शन है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर हैं। ये भी नॉर्मल के मगर ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मतलब डी, मतलब ये जो मतलब ब्लैक वाला है, ये जो मतलब डी है ओ ए है, इसकी डायरेक्शन कितनी होगी? नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर ही होगी। तो इसकी मैं डायरेक्शन जो है यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो जो मैंने आपको बोला मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको रफ में समझाया आपको लिख के दिखाया, ठीक है, ताकि आप जब भी अपने नोट्स पढ़ो आपको क्लियर होगी सर ने यहाँ पर हमें क्या बताया था। वी नो कि जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमें ओ ए की डायरेक्शन चाहिए। तो ओ ए की डायरेक्शन निकालने के लिए, ओ ए की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एक, आपको पता है कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो एन वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। तो एन वेक्टर की डायरेक्शन को मैं लिख सकता हूँ एन कैप। अगर ये एन वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? एन कैप। आपको पता ही है एन कैप क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो ओ ए वेक्टर को मैंने मैग्नीट्यूड कितना उसका डी, उसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वेक्टर, ये जो ओ ए है, ये ओ ए है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो भी है इसकी डायरेक्शन यही होगी ना, ये भी वेक्टर परपेंडिकुलर ही है ना, तो सेम डायरेक्शन ही होगी। तो इस तरह से ये मैंने ओ ए वेक्टर जो है निकाल लिया। अब इन ट्रायंगल ओ ए पी, तो जैसा मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं ओ से लेके ए तक गया। ठीक है, आप गए ओ से लेके ए तक, फिर आप ए से लेके पी तक गए, और मैं डायरेक्टली, मुझे एक रास्ता पता था, मैं डायरेक्टली ओ से लेके पी तक चला गया। तो हमारी दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या सेम है? मैं लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैंने लिख दिया कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो ओ ए वेक्टर आपको पता है कितना है? डी एन कैप। ए पी वैक्टर हमें नहीं पता, ओ पी वैक्टर आर है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार ए पी वैक्टर निकाल लो। ये कितना आ गया? आर माइनस डी
एन कैप। आई होप आपको ये जो है ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको एक बार नंबर 1 भी दे देते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने का रीज़न क्या है और वो ऐसा करते हैं मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, अब जस्ट हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है, अब एक बार मेरी ध्यान से मेरी बात सुनना। तो ये ध्यान से देखो, ये डी है, लेंथ मतलब जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितना होगा, ये ए होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पॉइंट कितना होगा, ए। ठीक है, अब मैं जो आपको बात समझाने जा रहा हूँ, देखो हमें कैसे पता लगेगा कि ये इक्वेशन आ चुकी है प्लेन की या नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये ए है पॉइंट हमारा, मैंने इस प्लेन पर कोई पॉइंट ले लिया पी, जिसको मैंने यहाँ पर मिलाया भी है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि प्लेन का जो नॉर्मल है वो किस तरह से है, इस तरह से है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अगर मैं थोड़ा टेढ़ा करके दिखाता हूँ, ये प्लेन का नॉर्मल है। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ए पी के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है ना। अब पी कोई भी पॉइंट है, पी कोई भी पॉइंट है, तो पी पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, P1, P2, P3, P4, ऐसे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आप ले सकते हो। और हमारा जो नॉर्मल है वो हर जगह इस AP2, AP1, AP3, AP4 सभी के क्या होगा, परपेंडिकुलर। हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमेशा हर एक के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मतलब हमें देखो हर एक के क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब हमारे पास ऐसे बहुत सारे पी पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो बहुत सारे पी पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसको हम जब ए से मिलाएंगे और उसका परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है वो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो हमारी क्या देगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए पी वैक्टर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है ना, मैंने आपको दिखाया ना, ए पी वैक्टर प्लेन के ऊपर है, तो जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये उसके भी परपेंडिकुलर होगा, ए पी वैक्टर के भी। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट कितनी होगी, 0। इसको हमने नंबर 1 दिया था ना, इसको हमने नंबर 1 दिया था। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अब इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं। तो एन कैप डॉट आर माइनस डी एन इज इक्वल टू 0 यूजिंग 1। ठीक है, अब ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको अभी सॉल्व करेंगे बट रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर आपको कैसे पता लगेगा यही इक्वेशन है। ये इक्वेशन इसलिए है कि जैसे कि मैं को बता रहा था, अब ये पी पॉइंट ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, P1, P2, P3, इनफाइनाइट टाइम्स पॉइंट ऐसे हो सकते हैं। हमें सिर्फ वो वाले पॉइंट ढूंढने हैं जो नॉर्मल के साथ क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉइंट हमें ऐसा मिले जो यहाँ पर कहीं पर हो, मतलब इस तरह की डायरेक्शन में हो। तो मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे और जहाँ पर भी नॉर्मल हमारा उस मतलब वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे जितने भी पॉइंट से हमारा जो प्लेन बनेगा, तो मतलब जितने भी पी की डिफरेंट मेरा कहने का मतलब है कि आर की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, एक्स वाई जेड की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जब हमारा नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे सभी को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सभी पॉइंट्स की लोकस को हम क्या बोलेंगे, प्लेन। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आर डॉट एन कैप माइनस डी एन डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको बताया एन डॉट एन कितना होता है, एन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, बट एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ठीक, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो विच एम्प्लाइज आर डॉट एन कैप माइनस डी इंटू 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। अब इसमें भी एक छोटा सा कैच है, एनसीईआरटी ने उसको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। देखो ये एक वेक्टर इक्वेशन है, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। तो देखो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। डी के बारे में बता आपको कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसा करते हैं, इसमें लिखते हैं, वी नो
जो n वेक्टर होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू n की डायरेक्शन, ऐसे लिख सकता हूँ। तो n कैप की वैल्यू कितनी होगी फिर, n वेक्टर बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको नंबर दे दो। ठीक है, तो इसको लिख लो पोटेंट 2। तो बेसिकली ना ये भी इक्वेशन कई बार पूछी जाती है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो r डॉट n अपॉन n मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू d, विच इम्प्लाइज r डॉट n कैप नहीं, अब n वेक्टर आ गया, इज इक्वल टू d इंटू n का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल D। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। इसका रोल क्या है वो आपको आगे जाके क्वेश्चंस में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि n क्या है और d क्या है। तो अब देखो मैंने लिख के दिखा दिया। देखो यहाँ पर r तो पता ही है आपको, n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन। यहाँ पर n वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, अब d क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस था ओरिजिन से, ये जो d है ये क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इसका रोल क्या है ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में जाके पता लगेगा, एनसीईआरटी ने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे वही बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो नेक्स्ट हम कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको पहले बताया एनसीईआरटी में दोनों बताई गई हैं, बट वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा खुल के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये सबसे पहली इक्वेशन है हमारी, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। एन कैप यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू प्लेन, और डी क्या डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब आपको पता है वी नो जो आर वेक्टर होता है उसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, अब ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर की एक खास बात होती है, मैंने वेक्टर्स में आपको प्रूफ भी करवाई थी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वेक्टर्स में से है। लेट आर एक्स आई प्लस वाई जे, ये कोई भी वेक्टर है, ये दुनिया का कोई भी वेक्टर हो सकता है जो नॉर्मली हम लिखते हैं। अब डायरेक्शन को साइंस कैसे लिखते हैं हम, किसी भी एल इज इक्वल टू एक्स बाई आर, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा वाई बाई आर, एन इज इक्वल टू कॉस गामा जेड बाई आर। आपको पता है डायरेक्शन को साइंस हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि आर मतलब आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अंडर रूट, ये भी आपको पता है। अब मान लो ये जो आर वेक्टर है, मान लो ये जो आर वेक्टर है, अगर ये एक यूनिट वेक्टर हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन। मतलब नीचे कितना आएगा, यहाँ वन ही आएगा ना। तो एल कितना आएगा, एक्स। वाई कितना आएगा, यहाँ पर एम। वाई कितना आएगा, एम। और जेड कितना आएगा, एन। तो अगर मैं एक्स की जगह पर एल फिल कर दूं, वाई की जगह पर एम, जेड की जगह पर एन फिल कर दूं, तो यानी कि मैं किसी भी यूनिट वेक्टर को, एनी यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो यूनिट वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने वेक्टर्स में आपको समझाया था, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो आपको वेक्टर्स पढ़ना, मतलब मैंने बताया ना कि वेक्टर्स के बिना आप 3D नहीं कर सकते, तो ये मैंने आपको वेक्टर्स में बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यानी कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम जब लिखते हैं ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में, तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, वन। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन। तो इसका पीछे रीज़न यही है। तो देखो जो मैंने आपको वहाँ पर समझाया कि किसी भी यूनिट वेक्टर को हम इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस लिख सकते हैं, तो एन कैप को मैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिखूंगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यानी कि एक्स आई वाई जे जेड के की डॉट मैं कर देता हूँ एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप इज इक्वल टू डी। इसको डॉट करेंगे तो आई को आई के साथ करेंगे तो एल एक्स, जे को जे के साथ करेंगे तो एम वाई, के को के साथ करेंगे तो एन जेड इज इक्वल टू डी। तो ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड, ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, अगर यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर की बने। अब सेम वे से दूसरी जो कार्टेशियन है वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देख लो ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर एन वेक्टर है, यहाँ पर एन कैप था। ठीक है, अब आपको पता है एन एक वेक्टर है, तो एन वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन
रेशियोज ऑफ एन वेक्टर। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल वेक्टर है, मतलब सिंपल सा वेक्टर है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो कर देते हैं इसकी भी कार्टेशियन, जेड के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू डी। इसको करना कितना आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो ये दोनों क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशंस। अब इनका यूज़ कैसे है, इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे जाके ही बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम बेसिक पर ही कंसंट्रेट करेंगे। आई होप जितना अभी तक मैंने आपको, देखो अभी हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको हमेशा बोलता हूँ बेसिक पर जितना टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप कर दो। जितनी इन्वेस्टमेंट आप बेसिक पर करोगे उतना ही आपको जो फ्रूट है आपको ज़्यादा क्वेश्चंस और एग्जांपल्स में मिलेगा। तो आई होप जो पहली मैंने आपको फॉर्म करवाई है ये आपको अच्छे से क्लियर भी हुई है, इसको फील भी कर पाए हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप इसको वीडियो को दोबारा से देखना प्लीज़, और नहीं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। सो अब जो नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर क्या लिखा गया है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं, इन दोनों के बिना, मतलब जो दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, एक गिवन वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है और एक पॉइंट से हमारा जो प्लेन है वो पास कर रहा है। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। ये आपका प्लेन है कोई, ठीक है, ये हमने लास्ट इक्वेशन में भी हमने इसको यूज़ किया था। अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है स्पेस में, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, आपको दिख रहा है। और अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, अब भी ये जो पॉइंट है ये इसी प्लेन पर है, इसको और ट्विस्ट कर दूं तब भी ये पॉइंट जो है ये इसी मतलब कि प्लेन पर है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे सिर्फ एक पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट में से हम इनफाइनाइट मैनी लाइंस निकाल सकते हैं, सेम वैसे ही बहुत सारे प्लेन्स, उस इनफाइनाइट प्लेन्स उस पॉइंट में से पास हो सकते हैं। बट अगर मैं इस प्लेन की डायरेक्शन फिक्स कर दूं, मतलब एक वेक्टर जो है जो इसके परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं कि ये इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसा ही होगा कि ये मान लो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है प्लेन के, और यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता, इसको मैं घुमा नहीं सकता, क्योंकि अगर देखो ये इसके परपेंडिकुलर, अगर इसको प्लेन को घुमाऊंगा तो ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर होने के लिए इसकी इस डायरेक्शन में आना ही पड़ेगा। तो मतलब ये हमारी मिनिमम कंडीशन है कि अगर एक वेक्टर परपेंडिकुलर हो और एक पॉइंट गिवन हो तो भी हम प्लेन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो जो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि हमारा एक प्लेन है, वो एक पॉइंट से ए से पास कर रहा है और एक नॉर्मल है उसके, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने वही लिखा है, ये इसका ये ए पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ये कोई, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है ए वेक्टर, और ये एन वेक्टर क्या है, इसका गिवन वेक्टर है कोई जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ठीक है। देखो जितना टाइम हम मतलब पहले इक्वेशन में समझने में लगा चुके हैं ना, अब इतना टाइम हमें नहीं लगेगा। अब हम इसके प्रोसीजर को जो है वो समझ चुके हैं। अब आपको पता ही है कि इक्वेशन लिखने के लिए हम एक आर वेक्टर चाहिए होता है, तो हम अपनी तरफ से एक पॉइंट पी मान लेंगे प्लेन के ऊपर। अब मैं आपको वो बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो फिर से वही है कि पी कोई पॉइंट मैंने प्लेन के ऊपर मान लिया, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, हमेशा की तरह आर। अब ऐसा करते हैं, इसको मीट कर देते हैं और ये ट्रायंगल जो है ये कंप्लीट कर देते हैं। अब ये ट्रायंगल कितनी है हमारी, ओ ए पी। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है। तो आपको पता है आप ओ से लेके ए तक गए, फिर ए से लेके पी तक गए, और मुझे डायरेक्टली शॉर्टकट पता था, मैं ओ से लेके पी तक चला गया, ठीक है। तो आपको पता है बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वैसे ये जरूरी नहीं कि आपने हमेशा ये लगाना ही लगाना, आप इसके बिना भी कर सकते हो। जैसे ए पी की वैल्यू कितनी आएगी, फिर ओ पी माइनस ओ ए। आपको पता है कोई भी वेक्टर जब हम निकालते हैं इसी तरह से निकालते हैं, पिछला माइनस मतलब पहले लास्ट वाला माइनस पहले वाला। तो ए पी वैक्टर कितना आएगा, अब ओ पी वैक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है आर, ओ ए का कितना है ए। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसको ओ पी माइनस ओ ए लिख सकते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्योंकि नेक्स्ट जो इक्वेशन हम लिखेंगे ना उसमें ये वेक्टर लॉ एडिशन लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब ए पी वेक्टर निकाल लिया,
अब देखो, आपको पता है, अब आपको पता है कि एपी वेक्टर जो है, एपी वेक्टर जो है, मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पेंसिल, हाँ जी, ये मान लो आपका फिक्स्ड पॉइंट है ए, ये पी, ठीक है, यहाँ ऐसा कर लो, यहाँ पर पी है, तो ए पी वैक्टर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, ए पी वन, ए पी टू, याद करो पिछली इक्वेशन, ए पी थ्री, बहुत सारे इनफाइनाइट टाइम्स पॉइंट होंगे। तो आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, ए पी वैक्टर की बात करते हैं, ये जो गिवन वेक्टर है, जो नॉर्मल है प्लेन के, जो परपेंडिकुलर है, वो ए पी वैक्टर के भी तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ए पी वन के भी, ए पी टू के भी, आप देख ही सकते हो, वो हर एक जगह पर, हर एक मतलब कि जो भी ऐसा वेक्टर बनेगा जो प्लेन के ऊपर है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे सभी के लोकस को, ऐसे सभी के लोकस को मैं प्लेन की इक्वेशन बोल सकता हूं, क्योंकि पी पॉइंट कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी डिराइव हो जाएगी। अब जस्ट मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो, मैंने वही लिखा है कि एपी वेक्टर प्लेन के ऊपर लाई करता है, एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो वो एपी के भी परपेंडिकुलर होगा, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों की डॉट कितनी होगी, जीरो। तो विच एम्प्लाइज, अगर इसको ढंग से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, ए बी वेक्टर कितना है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसमें एक पॉइंट गिवन होगा और एक मतलब कि नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर हम इतनी इक्वेशंस क्यों कर रहे हैं। याद करो क्लास 11th, वहाँ पर हमने कितनी इक्वेशंस की थी लाइन की, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने ये वाली इक्वेशन भी की थी लाइन की, ठीक है, हमने ये वाली इक्वेशन भी की थी, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म भी की थी, ठीक है, हमने काफ़ी ऐसी इक्वेशंस और भी की थी। इन सब का फ़ायदा ये रहता है कि जो जिस तरह से जो कंडीशन पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन होगा और एक नॉर्मल मतलब कि गिवन होगा, तो हम पिछली इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमें कोई पॉइंट गिवन होगा और एक नॉर्मल गिवन होगा, तो हम इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी जो कार्टेशियन है वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। ए क्या है, फिक्स पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है फिक्स पॉइंट का, उसको मैंने लिख लिया x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अब नॉर्मल वेक्टर है, इसके भी मैंने डायरेक्शन रेशियोज जो हैं या कुछ भी है वो लिख लिया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब ये आर वेक्टर है, तो सभी वाले इसको फिल करते हैं, तो कितना आएगा, एक्स आई वाई जे जेड के माइनस x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। इसकी मुझे डॉट करनी है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू ज़ीरो। उनको सब्ट्रैक्ट करना, x माइनस एक्स वन आई कैप, y माइनस वाई वन जे कैप, z माइनस जेड वन के कैप। अब इसकी मुझे डॉट करनी है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी की। आपको पता डॉट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ, तो x माइनस एक्स वन ए, y माइनस वाई वन बी, z माइनस जेड वन सी। क्योंकि i को जो जे के साथ करेंगे जीरो आएगा, i को k के साथ करेंगे जीरो आएगा। आपको पता है डॉट में ऐसा ही होता है। तो अगर इसको मैं ढंग से लिखूं, इसको ऐसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन सी, z माइनस जेड वन, ठीक है। तो ये हमारी क्या रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। अब जैसे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से बताया था, ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी कार्टेशियन फॉर्म आपको ज़्यादा पूछी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी सी क्या है, नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेम वे से देखो, ये हमने बहुत जल्दी कर ली। अब सेम वे से इसकी जो थर्ड इक्वेशन है उसको भी हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सो अब नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब एक तीसरी कंडीशन है कि यहाँ पर कोई वेक्टर की बात नहीं हो रही, तीनों पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट्स में भी एक खास बात है, नॉन कोलिनियर है। अब ये तो आपको पता ही है कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हों, 1
2 3, मतलब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, तो ये तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ऐसी कंडीशन क्यों ली गई है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, ये एक बगी प्लेन है जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो रहा है, ये भी एक प्लेन है जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो रहा है, ये भी एक प्लेन है जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो रहा है, ये भी एक प्लेन है जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो रहा है। मतलब कहने का मतलब इनफाइनाइट टाइम्स प्लेन आ सकते हैं जो तीन पॉइंट से पास होंगे, जो क्लिनियर होंगे। जैसे ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, तो ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है। मतलब ऐसे आप बहुत सारे प्लेन्स ले सकते हो। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि तीनों पॉइंट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कोलिनियर नहीं होने चाहिए, वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अब इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, अब वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखो, ये आपका एक प्लेन है, ठीक है। देखो, अगर आप इसकी डायग्राम बुक में देखोगे ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि वो आपको समझ में आएगा। जिस तरह से जो सबसे पहले इक्वेशन हमने की थी, उसकी भी अगर आप डायग्राम देखते बुक में, तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था। मैं ये नहीं बोला कि वो गलत कर रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा समझ पाना, इसको फील कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सेम वे से यहाँ पर भी था, तो इसलिए मैंने चीज़ों को मैं हमेशा बोलता हूँ, सोल्यूशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, बट मैं चीज़ों को हमेशा सिंपल ऑर्गेनाइज वे में रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप उसको बस फील कर पाओ। जिस तरह से आपको पता है ये तीन पॉइंट्स हैं, तीनों नॉन कोलिनियर हैं और ये प्लेन पास कर रहा है, जस्ट मैंने आपको यही बना के दिखाया है। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो, मैंने लिखा है ए इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर हम ए पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये ए वेक्टर होगा, ये सी वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा। बट यहाँ पर अगर मैं लाइंस वो बना दूंगा तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो इसलिए जस्ट सिंपल रखने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हमें इसको इमेजिन ही करना है। और देखो, डेरिवेशंस जो हैं इसकी, इन सब की बहुत ईजी होगी, मेन काम जो है वो पहले कर चुके हैं इक्वेशंस में। अब देखो, आपको पता है, आपको याद होगा क्रॉस में अगर हम ए और बी की क्रॉस करें तो हमें पता है वेक्टर्स में ए क्रॉस बी इज इटसेल्फ अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मतलब अगर मैं ए को सी से मिला दूं और ए को बी से मिला दूं, ठीक है, अगर मैं ए को सी से मिला दूं और ए को बी से मिला दूं, तो क्योंकि मिला तो सकता ही हूं, क्योंकि तीनों पॉइंट्स प्लेन के ऊपर है, मैं तीनों को मीट तो कर ही सकता हूं। तो अगर इनकी मैं क्रॉस फाइंड कर दूंगा, अगर मैं इनकी क्रॉस फाइंड कर दूंगा, तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा, मतलब एक वेक्टर मिलेगा जो ए सी और ए बी के परपेंडिकुलर होगा, जो ए सी और ए बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है, ए के बी के, तो ए सी क्रॉस ए बी किसके परपेंडिकुलर होगा, ए सी और ए बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अब वो क्यों निकालना है वो भी आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको इतनी सी बात जो है वो लिख के बता देता हूँ। तो अब देखो, क्रॉस की हेल्प से हमने इतना काम कर लिया, बाय अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट ए बी क्रॉस ए सी जो है वो ए बी और ए सी वैक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब ए बी और ए सी दोनों वैक्टर प्लेन के ऊपर है, मतलब ए बी क्रॉस ए सी जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। अब परपेंडिकुलर क्यों निकाला, आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं। अब इसकी इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास एक एनी पॉइंट भी होना चाहिए, तो लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन whose position vector is r vector। अब ऐसा करते हैं, उस पॉइंट को यहां पर कहीं पर ले लेते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अब फिर से ऐसा करो, ये p पॉइंट है आपका, ठीक है, तो इसको हम मीट कर लेते हैं a के साथ, AP, ठीक है। अब देखो, ये P पॉइंट मैंने सपोज कर लिया। अब इसको मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से ये काम करता है। अब ये आपका प्लेन है जिस पर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, A, P और C, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है P, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये AP वेक्टर बन गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारा AB क्रॉस AC है, AB क्रॉस AC वो कुछ वेक्टर ऐसा होगा। अब आपको दिख रहा है कि AB क्रॉस AC जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो AP वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, आपको दिख रहा होगा। तो अगर ये AP वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, AP1, AP2, AP3, AP4, मतलब इन सभी पॉइंट्स जो भी इस प्लेन पर पॉइंट्स होंगे, उन सभी पर
ए बी क्रॉस ए सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, और अगर वो परपेंडिकुलर होगा मतलब उनकी डॉट कितनी होगी, 0। तो इन सभी पॉइंट्स की लोकस को मैं क्या बोलूँगा, इस प्लेन की इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन थ्रू 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जस्ट मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब मैंने वही आपको लिख के दिखाया कि ए बी क्रॉस ए सी उसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, ए पी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये ए पी के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट कितनी होगी, उनकी डॉट कितनी होगी, 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ए पी वैक्टर, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो आपको पता है कि ए पी वैक्टर है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, याद करो कुछ ऐसे करके, ये ए है, ये पी है, ये ओ है, ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। तो ए पी वेक्टर कैसे होगा, मतलब कि ओ ए माइनस ओ पी माइनस ओ ए। तो इसको मैं लिखूंगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट। अब ए बी वेक्टर कैसा होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर कितना होगा, ओ सी माइनस ओ ए, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी भी वेक्टर इक्वेशन कम इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसका जो प्रूफ है वो काफ़ी बड़ा है। मैं आपको जस्ट नेक्स्ट पेज पे इसकी डेरिवेशन जो है वो सीधा दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। अब देखो ये उसकी कार्टेशियन फॉर्म है, इसकी हम डेरिवेशन में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये थोड़ी सी लेंथी है, ईजी बहुत है, लेंथी है, इसलिए मैंने पहले से कर रखी है। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है। अब ए बी सी क्या है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स। तो ए को मैंने मान लिया x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, b x2 i y2 j z2 k, c x3 i y3 j z3 k। तो सबसे पहले मैंने b माइनस ए फाइंड कर लिया, b माइनस कितना होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सेम c माइनस ए, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। अब क्रॉस का मतलब होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 यहाँ पर 8, 24 टर्म्स बन जाएंगी, और इनको याद रख पाना, कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया और आर माइनस ए की वैल्यू निकाल ली इसकी, एक्स माइनस x1 आई कैप, वाई माइनस y1 जे कैप, जेड माइनस z1 के कैप। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो इसको मैंने इसके साथ डॉट कर दिया। अब आई को आई के साथ डॉट करेंगे तो आई की जगह पर ये कितना आ गया, एक्स माइनस x1, जे की जगह पर वाई माइनस y1, के की जगह पर z माइनस z1। तो अगर ध्यान से देखो आई जे के की यहाँ पर क्या था हमारे पास, स्टार्टिंग में क्या था, आई जे के x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 डिटर्मिनेंट। बट अगर आई जे के की जगह पर मैं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 लिख दूं तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, और इस पूरी चीज़ को मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, और ये याद करना भी ईजी है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में सीधा यही दिया गया है, उन्होंने इसको सॉल्व नहीं करवाया। मैं जस्ट आपको ऊपर ऊपर से हिंट दे रहा हूँ कि देखो अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये कार्टेशियन इक्वेशन याद कर पानी नामुमकिन हो जाएगी, इसको आप याद ही नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा टर्म्स हैं। तो उन्होंने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही लिख लिया। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। तो इस तरह से हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो मतलब कि सॉल्व मतलब कि हमने डिराइव कर लिया है, और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आपको ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो अगर मैं आपको सही सही बताऊँ ना, तो हमने अभी तक आपने जितनी वीडियो देख ली है और जितनी आपको समझ में आ चुकी है, तो समझ लो आपका सारा काम जो है वो हो चुका है। अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं हमारे पास। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको याद होगा हम नॉर्मली क्या करते थे, लाइन की इक्वेशन ऐसे भी लिखते थे, ठीक है। लाइन से हर बात से मैं इसलिए जोड़ता हूं कि वो टॉपिक है जिसको आप जानते हो। इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसी होती थी। तो इन सब फॉर्म्स का फायदा क्या, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह की कंडीशंस दी होती हैं उसी अकॉर्डिंग हम जो है वो अपना देखते हैं कि किस तरह का फॉर्मूला हमें लगाना, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो पाए।
अब इंटरसेप्ट बहुत से बच्चों को शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर कोई लाइन आपस में कट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करती है तो उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट और इसको वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट 2 डायमेंशन में कैसा होता है, a, 0 और यहां पर 0, b, मतलब ऐसे हम लिखते थे, आपको याद होगा। इसका y 0 होता है, इसका x 0 होता है। सेम वैसा सा ही हम यहां पर करने वाले हैं। मैंने को बता दिया कि हम मोस्टली सब कुछ मुश्किल पार्ट जो है कर चुके हैं, अब जस्ट हमें छोटे छोटे से टॉपिक करने हैं। जिस तरह से ये है, ये हम अभी अभी कर चुके हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एनसीईआरटी में इसकी एक्सप्लेनेशन और हिसाब से है, मैं इसको अपने हिसाब से करवाऊंगा, बहुत ईजी है। अब देखो, ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है, तो ये एक प्लेन है। ठीक है, अब वैसे भी आपको स्टार्टिंग से पता है कि प्लेन की शेप किसी भी तरह से हो सकती है, तो ये जो ट्रायंगल जो है ये भी एक प्लेन हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर मतलब कट कर रहा है, मतलब इसके 3 इंटरसेप्ट्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब आपको पता है एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कैसा होगा, a, 0, 0, मतलब उसका x है, y और z 0 है। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसा होगा, 0, उसका b फिर 0, जेड एक्सिस पर 0, 0, c। तो इस तरह से मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब मैं देखो एनसीईआरटी में जो भी एक्सप्लेनेशन है मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि हर एक चीज को, हर एक इक्वेशन को डिफरेंट थॉट प्रोसेस से डिराइव करना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा आपको सजेस्टेबल नहीं है। मैं इसको वैसे ही करवाऊंगा। आपको पता है 3 पॉइंट्स हैं और तीनों नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर अपने आप ही हैं क्योंकि ये तीनों अलग अलग एक्सिस पर हैं, तो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो मैं इस पर वही वाला प्रोसेस यूज करने वाला हूं जो हमने अभी अभी किया है। आपको पता है बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, अगर मैं ए बी और ए सी की क्रॉस निकाल दूं, ए बी और ए सी की क्रॉस निकाल दूं इस तरह से करके, तो इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की तरफ आएगी। तो मतलब मुझे ए बी क्रॉस ए सी एक वेक्टर मिलेगा जो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मेरा सारा प्रोसीजर वही रहने वाला है, मैं वही करने वाला हूं। अब देखो, ये जस्ट मैंने फिर से आपको लिख के दिखाया है, एक्चुअल में ये रेपिटेशन ही है। मतलब यहाँ पर मैं तभी जल्दी जल्दी चल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट ए बी जो क्रॉस ए सी है वो ए बी और ए सी वैक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ए बी और ए सी दोनों वेक्टर पर, सॉरी प्लेन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ए बी क्रॉस ए सी जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। अब इस इक्वेशन निकालने के लिए जस्ट एक पॉइंट पी कहीं पर भी मैं सपोज कर लूँगा इस प्लेन के ऊपर, और जब मैं ए को पी से मिलाऊंगा वो किस पर लाई करेगा, वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा, और ए बी क्रॉस ए सी उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं जो प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं और ए बी क्रॉस ए सी उसके परपेंडिकुलर है, तो इस तरह के सभी पॉइंट्स के लोकस को मैं क्या बोलूँगा, इस प्लेन की इक्वेशन यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपकी बुक में हमारे पास यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन आएगी, आपकी बुक में यहाँ पर कार्टेशियन दी गई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिराइव करेंगे। अब देखो, ये सारा वही प्रोसीजर है। मैंने पी कोई पॉइंट मान लिया, कहीं पर भी मान लो, उसको मैंने ए से मिला दिया। अब क्योंकि ए और पी इस वेक्टर पर, ए पी वैक्टर जो है इस प्लेन पर लाई कर रहा है और ए बी क्रॉस ए सी उसके परपेंडिकुलर, उसकी डॉट कितनी होगी, 0। अब इसकी वो लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। अब आपको पता है ए पी वैक्टर कैसे निकालेंगे, ओ पी माइनस ओ ए, आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ए का पोजीशन वैक्टर ये रहा ए। ठीक है, अब ए बी, ओ बी माइनस ओ ए, तो बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बेसिकली 3rd पॉइंट फॉर्म ही बन गई है, हमारी 3 पॉइंट फॉर्म ही बन गई है। अब इसकी जो वेक्टर इक्वेशन है, अब जब नेक्स्ट पेज पे करवाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब देखो, कार्टेशियन की डेरिवेशन करते हैं इसकी, तो मैंने दोबारा से डायग्राम बनाई है, बहुत ईजी है। ये वेक्टर इक्वेशन थी ना आपके सामने, तो ऐसा करो, नाउ बी माइनस ए को पहले फाइंड करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब बी वेक्टर ये रहा, ठीक है, इसको लिखेंगे हम 0i प्लस बी जे प्लस 0k माइनस ए वेक्टर कितना है, ये रहा ए आई प्लस 0j प्लस 0k। तो b माइनस ए को जरा सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0 माइनस ए आई कैप, b माइनस 0j कैप, 0 माइनस 0k कैप। तो बेसिकली b माइनस ए कितना आया, माइनस ए आई प्लस बी जे। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है,
लिखना है लिख लो 0k। ठीक है। आल्सो आपको पता है c माइनस ए, तो c माइनस ए भी वैसे ही 0i 0j माइनस सी सॉरी प्लस सी के माइनस ए कितना है ए आई 0j 0k। तो c माइनस ए कितना आएगा 0 माइनस ए आई कैप 0 माइनस 0 जे कैप c माइनस 0 के कैप। तो c माइनस ए कितना आया, c माइनस ए कितना आया माइनस ए आई प्लस 0j प्लस सी के। ठीक है, ये जस्ट इसकी ये डेरिवेशन थोड़ी अच्छी है और इसका फॉर्मूला भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो ये हमने निकाल लिया। अब ऐसा करो, इसकी क्रॉस भी कर देते हैं। क्रॉस बहुत इजी है इसकी, तो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, तो आई जे के। ठीक है, b माइनस ए कितना है माइनस ए बी 0, c माइनस ए कितना है माइनस ए 0 c। इसको क्या करेंगे हम, एक्सपैंड करेंगे। आपको पता है एक्सपैंडिंग थ्रू मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कमेंट्स में कि सर इसको रो 1 से एक्सपैंड करना है। देखो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। बेसिकली हमें डिटर्मिनेंट करना होता है और नॉर्मली हम सभी रो 1 से कंफर्टेबल होते हैं, तो इसलिए मैं भी उसी तरह से किसको करवा देता हूँ। तो आई वाली रो और आई वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं ना, आएगा b0 0c माइनस जे कैप। तो जे वाली रो और जे वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, माइनस ए 0c प्लस के कैप। तो के वाली रो और के वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो कितना आएगा माइनस ए बी माइनस ए 0। ठीक है, तो हमेशा की तरह लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप। ठीक है, माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया। तो विच एम्प्लाइज बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, बी सी माइनस 0 माइनस जे, माइनस ए को सी से करेंगे तो माइनस ए सी माइनस 0 प्लस के कैप, माइनस ए को 0 से करेंगे तो 0 माइनस ए को बी से करेंगे तो माइनस ए बी। तो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, बी सी आई कैप ए सी जे कैप ए बी के कैप। ठीक है, अब आर माइनस ए रह गया, उसको मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। अब देखो ये है आर माइनस ए की वैल्यू। आर वेक्टर आपको पता है एक्स आई वाई जे जेड के होता है, और माइनस ए वेक्टर कितना है ए आई 0j 0k, एक्स माइनस ए आई कैप वाई माइनस 0 वाई जे कैप जेड माइनस 0 जेड के कैप। तो इस तरह से मैं ये भी निकाल लिया। अब जिन दो डॉट करनी है बहुत ईजी है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ। तो अब देखो हमने सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली थी, तो मैंने वैल्यू फिल कर ली। आर माइनस ए की वैल्यू ये रही, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए की वैल्यू ये रही। डॉट करना, तो आई को आई के साथ करेंगे, एक्स माइनस ए को बी सी के साथ, वाई को ए सी के साथ, जेड को ए बी के साथ। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। एक्स बी सी माइनस ए बी सी वाई ए सी जेड ए बी इज इक्वल टू 0। इस ए बी सी को उधर ले जाओ, एक्स बी सी वाई ए सी जेड ए बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब ऐसा करो, इसको डिवाइड कर दो, एक्स बी सी बाय ए बी सी वाई ए सी बाय ए बी सी जेड ए बी बाय ए बी सी इज इक्वल टू 1। इसको कट कर दो, बी सी ए सी ए बी। तो मेरे पास कितना बच गया, एक्स बाय ए वाई बाय बी जेड बाय सी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ प्लस है, ठीक है प्लस है, इज इक्वल टू
1। तो ये हमारी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर ए बी सी क्या है, एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट्स। तो यहां पर मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया कि ए बी सी क्या है, एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट्स। ठीक है, अब इसकी मैंने डेरिवेशन भी आपको करवा दी है। फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि डेरिवेशंस पेपर में नहीं आने वाली, बट अगर आप डेरिवेशन समझ के फॉर्मूला को करते हो, उसके बाद आपको कंसेप्ट, क्वेश्चन, किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ फॉर्मूलास याद करते हो, मतलब आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया, आपने उसके पीछे का प्रोसीजर या कहानी नहीं समझी, तो आपको क्वेश्चंस करने में नॉर्मली दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम इतना अच्छे से उसको जानते नहीं हैं। उसको अच्छे से जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें उसकी डेरिवेशन करनी जरूरी होती है। अब इक्वेशंस खत्म है, अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं। अब देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। वैसे तो इसकी इक्वेशन करनी है हमें, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का मतलब क्या होता है। देखो, आप सभी को पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। हमने नॉर्मल लाइंस के बारे में पढ़ा कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेम वैसे ही दो प्लेन भी आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा चेंज होता है उसमें, जैसे ये प्लेन है, ठीक है, तो ये भी एक प्लेन है, तो ये दो प्लेन आपस में, ध्यान से देखो, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, तो इनके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन बन रही है। जिस तरह से जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट बनता है ना, वैसे ही प्लेन्स में क्या होता है कि प्लेन्स में एक लाइन बनती है। तो कई बार लिखा होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, कई बार ये भी लिखा होता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। तो बात एक ही है कि जब भी प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर एक लाइन बनती है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन भी उसे ही बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है। कुछ बुक्स में ऐसी लैंग्वेज लिखी रहती है। ठीक है, अब मैं आपको आपके नोट्स के लिए डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको समझाया, जस्ट आपको लिख के दिखाया है कि दो प्लेन्स इस तरह से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जस्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। आप सीरियल वाइज चलो कि हाँ अच्छा, सर ने यहाँ पर ये बताया था कि दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कहाँ पर करते हैं, लाइन पर। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, हम ये भी बोल सकते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। मैंने दोनों बातें लिख दी हैं, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर आपको ना पता हो तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स पढ़ के कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये क्या लिखा गया है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि दो प्लेन्स उस लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब इसकी इक्वेशन लिखनी, इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन में से मुझे इक्वेशन लिखनी है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट एक लाइन लिखूंगा और आपकी इक्वेशन लिखी जाएगी, बहुत ईजी है। अब देखो, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्लेन पासिंग थ्रू। मैंने आपको बताया ना, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स कर लिया, तो उसमें से पास होने वाला एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी है, बट मैं इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो बोल रहे हैं ये इंफॉर्मेशन अधूरी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर लिखा गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ठीक है, ये लिखा गया है, बट एक्चुअल में हम एक प्लेन की इक्वेशन नहीं लिख सकते जो इन दोनों की इंटरसेक्शन में से निकल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये अधूरी है। ये आपको मैं अभी समझा देता हूं, थोड़ी सी इसकी जो एक बार जो है डायग्राम जो है वो बना के देख लेते हैं। अब देखो, ये मैंने डायग्राम बनाई है। ठीक है, अब ये प्लेन 1 है, ऑरेंज वाला, रेड वाला, ग्रीन वाला प्लेन 2 है। अब इस प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से बहुत सारे प्लेन्स पास हो रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे, मैं फिर से इसको लाइन से जोड़ने की कोशिश करता हूं। दो लाइंस हैं, वो एक पॉइंट में से पास हो रही हैं। तो अगर मैं कहूं कि बच्चे इसमें से एक लाइन और पास करवा दो, आप कहोगे सर ये वाली पास हो जाएगी, और पास करवा दो, ये वाली पास हो जाएगी, ये वाली पास हो जाएगी, ये वाली भी उसी पॉइंट में से पास होगी। ये जो मैंने जितनी भी ऑरेंज लाइंस बनाई हैं, ये बेसिकली क्या है, ये इनफाइनाइट टाइम्स मैं इस पॉइंट में से लाइंस पास कर सकता हूं। और इन सभी लाइंस का एक खास नेम होता है फैमिली ऑफ लाइंस। ये एक्चुअली मैं एक लाइन नहीं यहां से पास करवा सकता, बहुत सारी लाइंस मैं पास करवा सकता हूं। सेम वे से अगर कोई दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन पर, तो उसमें से भी मैं एक नहीं बहुत सारे प्लेन्स, जैसे ये दो प्लेन आपको दिख रहे हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से, तो ये भी प्लेन उसमें से पास कर रहा है, ये भी प्लेन पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है।
थोड़े थोड़े डिफरेंस से बहुत सारे इनफाइनाइट टाइम्स मैं प्लेन्स जो हैं इसमें से पास कर सकता हूँ। जो मैंने आपको बोला भी कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। मैं इसमें से एक प्लेन की इक्वेशन नहीं लिख सकता। अगर मुझे सिर्फ इनकी इंटरसेक्शन में से प्लेन लिखना हो तो मैं उसकी इक्वेशन नहीं लिख सकता, मैं उसकी फैमिली ऑफ प्लेन्स की, जिस तरह से इसको मैंने फैमिली ऑफ लाइंस बोला है, सेम इसको भी हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब देखो मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया कि सभी को हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब मैंने आपको ज्योमेट्रिकली समझा दिया कि इसमें से हम बहुत सारे प्लेन्स जो हैं वो पास कर सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो अब देखो मैंने आपको डायग्राम मतलब कि डायग्राम जो समझा दिया कि इसका मतलब फैमिली ऑफ प्लेन्स होता है। तो इसको जस्ट लिखने के लिए ध्यान से देखो, ये मैंने प्लेन वन की इक्वेशन लिखी है, आर डॉट एन वैक्टर एन वन वैक्टर डी वन आर डॉट एन टू वैक्टर इज इक्वल टू डी टू। ठीक है, यहाँ पर ये साइन नहीं है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी दो प्लेन्स की इक्वेशन है। देखो बेसिकली अगर मैं यहाँ से एक फैमिली ऑफ प्लेन या प्लेन्स की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखेंगे, हम एक लीनियर कम्बिनेशन की तरह लिखेंगे, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिख पाऊंगा, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब देखो मैंने वही आपको करके दिखाया, ये P1 आपका पहला प्लेन है, ठीक है, ये दूसरा प्लेन, उसको लैम्डा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जब दोनों को मैंने ऐड किया तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है। अब यहाँ से मैंने R को कॉमन ले लिया तो N1 प्लस लैम्डा N2 इज इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है थर्ड प्लेन की या फैमिली ऑफ प्लेन्स की। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, सर ऐसे ही क्यों लिख पाएंगे। अब देखो आपको पता है अब आपको पता है ये मैंने एक प्लेन की इक्वेशन लिखी है, ये मैंने दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिखी है, मैंने दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करना 3x 2y 3z इज इक्वल टू 10, ये भी तो एक प्लेन है ना, ये भी एक प्लेन है जो इससे और इससे इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है, और जो इस लाइन में से पास हो रहा है। ठीक है, देखो यहां पर मैंने ऑरेंज लाइंस बनाई थी कितनी सारी, ये सभी लाइंस इस पॉइंट में से पास हो रही थी, इसको सेटिस्फाई कर रही थी। सेम वे से जब भी देखो यहां पर भी सेम सिचुएशन है, अगर मैं दो लाइंस को ऐड करूंगा तो मुझे तीसरी लाइन मिलेगी, उसमें और ऐड करूंगा तो चौथी लाइन मिलेगी। इस तरह से हम इनफाइनाइट लाइंस लिख सकते हैं ऐसी जो इस पॉइंट में से पास हो रही हैं। सेम वे से ऐसे मैं इनफाइनाइट प्लेन्स में लिख सकता हूं। मेरे को स्टार्टिंग में बताया था कि ये इंफॉर्मेशन अधूरी है, हम ऐसे प्लेन की इक्वेशन नहीं लिख सकते जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से पास हो, हम फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर लैम्डा बीच में आ रहा है। अब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट लैम्डास की वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स आते जाएंगे, और हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम उस अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे और अपने रिक्वायर्ड प्लेन की जो इक्वेशन है वो भी निकाल लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि दो प्लेन्स को लीनियर कम्बिनेशन में ऐसे ऐड कर सकता हूं, और ऐड करके हमें हमेशा एक डिफरेंट प्लेन मिलेगा जो सभी कंडीशंस को, मतलब इसकी इंटरसेक्शन में से पास भी हो रहा होगा, और हमें एक थर्ड प्लेन मिलेगा जो 1 और 2 के अलावा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मतलब कि ये वेक्टर इक्वेशन लिख ली। इसकी वेक्टर इक्वेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी भी कार्टेशियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देख लो ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म थी ना हमारी, तो आपको पता है n1 वेक्टर को मैं लिख लिया a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, ये a2 b2 c2, ये आपको पता है xi yj zk। तो मैंने सभी वैल्यूज को फिल कर लिया, इसको पहले ऐड कर लो क्योंकि लास्ट में मैं जिस रिजल्ट पर पहुंचूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इतना बता रहा हूं। इसको ऐड करना तो आएगा a1 प्लस लैम्डा a2 आई कैप, b1 प्लस लैम्डा b2 जे कैप, c1 प्लस लैम्डा c2 के कैप इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आई को आई के साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा a1 प्लस लैम्डा a2 x, b1 प्लस लैम्डा b2 y, c1 प्लस लैम्डा c2 z इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। अब ऐसा करो इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, a1x प्लस लैम्डा a2x, b1y प्लस लैम्डा b2y, c1z लैम्डा c2z d1 प्लस लैम्डा
d2। अब ऐसा करो, a1x b1y प्लस c1z, इसको अलग से लिख लो। लैम्डा a2x लैम्डा b2y लैम्डा c2z, इसको अलग से लिख लो। d1 प्लस लैम्डा d2। मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या करना चाह रहा हूँ। अब ऐसा करो, विच एम्प्लाइज a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, इसको भी मैं इधर ले आया। यहाँ से अब लैम्डा को कॉमन ले लो, ठीक है। या ऐसा करो, पहले लिख ही लो, लैम्डा a2x लैम्डा b2y लैम्डा c2z माइनस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। ये सब कुछ मैं इधर ले आया। तो ध्यान से देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड कार्टीजियन इक्वेशन है कि पहले प्लेन में को कार्टीजियन फॉर्म में लिखा प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे प्लेन को कार्टीजियन फॉर्म में लिखा इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो पहला प्लेन मैंने, देखो आपको पता है कि आपके प्लेन की इक्वेशन ये वाली थी, सॉरी ऐसे करके, अगर इसको मैं कार्टीजन मान लो, इसकी कार्टीजन कुछ ऐसी है 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे प्लेन को भी ऐसे लिख लो, मान लो 3x प्लस 4y प्लस 6z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और हमारी जो मतलब कि कार्टीजियन इक्वेशन है इस तरह से हम लिख सकते हैं। और जब भी हमें इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स की बात की गई होगी, हमें बस इतनी बात याद रखनी है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन इज इक्वल टू 0। ये हमारी मतलब कि इक्वेशन रहने वाली है फैमिली ऑफ प्लेन्स की। तो जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे बाकी उस तरह से मोल्ड करेंगे, वैसे हम यही याद रखेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। अब लाइंस कहाँ से आ गई, और शायद ये शब्द हमने पहले भी, वर्ड हमने पहले भी सुना है, कोप्लेनर। आपको दिखा देता हूँ, हमने लाइंस में पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, ज़्यादा पढ़ा नहीं था। इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस इज 0, दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट मीन्स दे लाई इन सेम प्लेन, दैट मीन्स दे आर कोप्लेनर। मतलब अगर हम सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइंस का निकाल दें, आपको निकालना आता है, अगर वो 0 आ जाए दैट मीन्स लाइन एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, मतलब एक ही प्लेन में, मतलब वो कोप्लेनर है। को का मतलब सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन पर। तो यहाँ पर भी हम वही पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, और एक मेथड से पढ़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन, सर हम 2 मेथड क्यों पढ़ें, क्योंकि आपको MCQs में पूछा जा सकता है। मैं यही नहीं बोल रहा कि वहाँ पर लिखा आएगा कि आपको ऐसे ही करना है, बट अगर MCQs में कुछ पूछा गया तो आपको इसके रिगार्डिंग ये वाला जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब ये तो आपको पता है कि कोप्लेनर का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ पहले ही। ये 2 पेन्स हैं, ये दोनों इस कॉपी पर पड़े हैं, मतलब ये सेम प्लेन पर पड़े हैं। अब ये एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये डिफरेंट प्लेन्स में है। ठीक है, तो कोप्लेनर का मतलब ये जस्ट यही है। अब जस्ट इसकी डेरिवेशन जो है वो शुरू करते हैं। अब देखो टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 2 लाइंस अगर एक प्लेन पे पड़ी हैं उसको हम कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस बोलेंगे। अब मैंने 2 लाइंस मान ली हैं, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए प्लेन बना दिया। मान लो मैंने 2 लाइंस बना दी हैं, तो ये उसकी इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा m1 a2 प्लस म्यू m2। अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये इसका पैरेलल वेक्टर है, ये इसका पैरेलल वेक्टर है। तो अगर मैं इन दोनों की क्रॉस निकाल दूं, अगर मैं इन दोनों की क्रॉस निकाल दूं, अब क्रॉस क्यों निकालनी है, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आप याद करो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्रॉस निकालने से हमें क्या मिलेगा, क्रॉस निकालने से हमें एक वेक्टर मिलेगा m1 क्रॉस m2, जो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, क्रॉस निकालने से हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा जो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और ये जो वेक्टर है, ये देखो
अगर ये लाइंस पर मतलब एक ही प्लेन पे लाई करती हुई, तो मैं यहाँ पर एक बात कंप्लीट कर देता हूँ। ऐसा करते हैं पहले हम इसको मिलाते हैं, A1 A2 A1 A2 इस वेक्टर को आपस में, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। अगर हम मिला देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि इनको मैं मीट कर दूंगा। तो ये एक वेक्टर मिल गया हमें। अब उसके बाद मैं M1 क्रॉस M2 निकालूंगा। अब वो कुछ कैसा होगा, वो ऐसा होगा जो M1 और M2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर हुआ, A1 A2 माइनस A1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हुआ, दैट मीन्स ये जो वेक्टर मैंने पकड़ा हुआ है, ये जो वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो A1 A2 वेक्टर है, ठीक है, ये इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तभी ये इसके भी परपेंडिकुलर है। और अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब हमारी लाइंस जो हैं वो सेम प्लेन में है। और अगर हमारी लाइंस सेम प्लेन में है, मतलब हमारी लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर। और इसमें कुछ भी नहीं है, घुमा फिरा के वही बातें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। असली टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ईजी हैं। अब इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो फिर से वही सभी सुनी सुनाई बातें हमारी, कि क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो M1 क्रॉस M2 हमेशा M1 और M2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब वो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो कैप है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर कंडीशन शुरू हो गई हमारी, इफ़ टू लाइंस आर कोप्लेनर। अगर दो लाइंस सच में कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं, मतलब वो एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, तो उनका जो वेक्टर ये जो ए बी बनेगा वो भी सेम प्लेन पर ही होगा। वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा। और अगर ये एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है और M1 क्रॉस M2 हमारा कुछ ऐसा है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स जो आपको दिख रहे हैं ये भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मैंने वही लिखा है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट कितनी होगी, ज़ीरो। और इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A2 माइनस A1 डॉट M1 क्रॉस M2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम ये प्रूव कर पाए तो मतलब हमारा हमारा लाइंस क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर। अब थोड़ा सा एक बार ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसको देखने की कोशिश करना। आपको लगेगा सर ये तो वही है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, A2 माइनस A1 डॉट M1 क्रॉस M2। हम वही करते हैं यहाँ पर भी, नीचे बस इसका मैग्नीट्यूड भी करते हैं। बट ये एक छोटी सी सेम वही काम ही हमें करना है कि अगर ऊपर वाला पोर्शन ही जीरो आ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो ही आएगा, नीचे की कुछ वैल्यू को मतलब ही नहीं है। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ गया मतलब लाइंस कोप्लेनर है, एक ही प्लेन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब लाइंस एक ही प्लेन में। तो सेम यहाँ पर भी हमने वही प्रूव की है, ठीक है। अब इसका ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मुझे आपको समझाना था। इसकी कार्टेशियन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। फिर से वही सारा प्रोसीजर है, जस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये है इसकी कार्टेशियन की डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन सेम बार बार से वही आ रही है, इसलिए आपको करके नहीं दिखा रहा। तो ये A2 माइनस A1 M1 क्रॉस M2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये M1 वेक्टर है, M2 वेक्टर है, A1 वेक्टर है, A2 वेक्टर है, मैंने लिख लिया। अब M1 क्रॉस M2 सबसे पहले फाइंड किया, वही I J K A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो इनका मैंने डिटर्मिनेंट निकाल दिया। इसका डिटर्मिनेंट मैंने फुल सॉल्व नहीं किया क्योंकि टर्म्स काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगी। A2 माइनस A1 निकाल लिया, X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप, Z2 माइनस Z1 K कैप। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू फिल करनी है, A2 माइनस A1 डॉट M1 क्रॉस M2। तो ये मैंने A2 माइनस A1 की वैल्यू लिखी है, M1 क्रॉस M2 की वैल्यू मैंने वैसे ही लिख दी, ठीक है। ये इनको मैंने सॉल्व नहीं किया। तो जब I को I के साथ डॉट करेंगे तो यहाँ पर I की जगह पर X2 माइनस X1 आएगा, J की जगह पर Y2 माइनस Y1, K की जगह पर Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब फिर से इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम फिर से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही लिखेंगे, आपको ये पता है। देखो अब यहाँ पर B1 C1 B2 C2 है, उसके साथ I था तो उसकी जगह पर क्या आ गया, X2 माइनस X1। यहाँ पर J की जगह पर ये आ गया, K की जगह पर ये आ गया। इस डिटर्मिनेंट में यहाँ पर देख लो, इस डिटर्मिनेंट में I की जगह पर ये आया, J की जगह पर ये आया, K की जगह पर ये आया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, विच एम्प्लाइज, इसको अलग कलर में लिखते हैं, I की जगह पर X2 माइनस X1, Y की जगह पर J की जगह पर Y2 माइनस Y1, K की जगह पर Z2 माइनस Z1। नीचे सेम वही A1 B1 C1 A2 B2 C2, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो ये भी एक कंडीशन है कोप्लेनरिटी की ऑफ टू लाइंस, कि जो भी लाइंस हैं उसका अगर हम ये वाला पार्ट प्रूव कर दें x2 - x1 ये आपके फिक्स पॉइंट्स हैं और नीचे पैरेलल वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट कर दें और वो जीरो के इक्वल आ जाए, तो ये एक कोप्लेनरिटी की कंडीशन बन जाएगी। तो देखो इसको खोल के देख लो, x2 - x1 को लिखेंगे यहाँ पर, फिर B1C1 B2C2 ये वही बनेगा। तो एक्चुअल में ये मैंने डेरिवेशन आपको करके दिखाई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। ये MCQs में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होती है, कुछ ऑप्शंस दी गई होंगी इससे मिलती जुलती, तो आप इस तरह से अपना आंसर जो है वो कर सकते हो। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ईजी है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर इस टॉपिक को मुझे ख़त्म करना हो मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ। एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा है, जो देखो दो लाइंस के बीच में ऐसे करके ऐसा करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। आपको याद है एक छोटा एंगल एक्यूट एंगल होता है, एक बड़ा एंगल होता है, हम हमें छोटा एंगल निकालते हैं। तो जो लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स में एंगल होता है वही लाइंस में भी एंगल होता है। अब सेम वे से मैं अगर आपको बात बताना चाहूँ, जो नॉर्मल्स में एंगल होगा प्लेन्स के, वही प्लेन्स में भी एंगल होगा। मतलब सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला लास्ट में इतना ही आएगा, n1 डॉट n2 डिवाइड बाय n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड होल का मॉडुलस, क्योंकि मुझे अक्यूट एंगल निकालना है। मेन सिर्फ बात ये होती है कि मैं आपको वो फील करवा पाऊँ। अब फील करवाने के लिए मैंने थोड़ा सोचा, इसकी डायग्राम के बारे में थोड़ा सोचा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो शायद आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो मैं डायग्राम अच्छे से आपको फील करवाने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर अच्छे से आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने डायग्राम को बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है, काफ़ी सोचा है इसके बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी की डायग्राम से आपको क्लियर नहीं होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली एंगल हमें नॉर्मल में ही फाइंड करना है, इसको आप क्रैम भी कर सकते हो, बट मुझे आपको फील करवाना है। तो ये दो प्लेन्स मैंने मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब आपको पता है कि प्लेन्स में एंगल जो है, मान लो ये एक प्लेन है, साइड से दिख रहा है, ये दूसरा प्लेन है, ठीक है। तो ये एक हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक हमेशा अक्यूट एंगल होता है। ये मान लो ये थीटा, ये फाई है, हम हमेशा अक्यूट एंगल की तरफ जाते हैं। लाइंस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो क्योंकि देखो अगर हमने ये फाइंड कर लिया तो ये खुद ब खुद 180 माइनस करके फाइंड हो जाता है, ठीक। तो अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको मैं कैसे फील करवाऊंगा कि जो नॉर्मल्स में एंगल है वही प्लेन्स में एंगल है। अब मेरी बात जो है, अब आप मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनना। ये एंगल थीटा हमें फाइंड करना है ना, तो आप मेरे को बताओ, ये जो ग्रीन में नॉर्मल आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिख रहा है ना आपको। और ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये वाला जो एंगल रह गया, ये वाला जो एंगल रह गया, ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। कैसे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करो, कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करो, कितना आएगा, 90 आएगा। ये पूरा एंगल 90 का ही है, तो मैंने सही लिखा है। यानी कि ये जो ग्रीन और ऑरेंज प्लेन में एंगल बन रहा है, ये कितना है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये क्या है, 90 है ना, ये क्या है, 90 है, क्योंकि ये प्लेन, ये ऑरेंज में जो नॉर्मल 1 है, ये प्लेन 1 का मतलब कि नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये वाला एंगल, तो मतलब यहाँ पर इतना एंगल तो हमें 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो ये कितना एंगल रह जाएगा, थीटा, क्योंकि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना आएगा, 90, ये टोटल एंगल 90 बनेगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी थीटा आ गया, ये एंगल नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 के बीच में है, यहाँ पर भी थीटा आ गया। मतलब जो एंगल नॉर्मल्स में, जो एंगल प्लेन में है, वही नॉर्मल्स में भी होगा। तो इस तरह से ये वाला एंगल जो है, मतलब हम निकाल सकते हैं। अगर हम नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल दें तो हम प्लेन्स के बीच में भी एंगल निकाल सकते हैं। और नॉर्मल मतलब वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम एंगल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो फिर से वही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि जो मैंने आपको समझाया ना कि ये थीटा फाइंड करना है, तो ये 90 माइनस थीटा है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये भी 90 है, तो ये थीटा है। मतलब जो n1 और n2 के बीच में एंगल है, वही प्लेन्स के बीच में एंगल है। तो मैंने वही लिखा है कि n1 और n2 दोनों वेक्टर्स हैं, इनके बीच में मैं डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल निकाल सकता हूँ।
तो वो मैंने निकाल लिया, n1 डॉट n2 डिवाइड बाई n1 का मैग्नीट्यूड, n2 का मैग्नीट्यूड, होल का मैग्नीट्यूड। तो जो भी एंगल नॉर्मल्स में होगा वही प्लेन्स में होगा। अब इसकी भी कार्टेशियन फॉर्म है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। देखो इसको भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको आप याद करो जिस तरह से लाइंस में था, जस्ट आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, जस्ट डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन करवानी भी इसलिए है मुझे ताकि MCQs आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, n1 डॉट n2 करते हैं, ठीक है। n1 कितना है, a1i b1j c1k कैप डॉट a2i b2j c2k कैप। तो इसकी जो डॉट है वो तो बहुत इजी है, i को i के साथ, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब n1 का मैग्नीट्यूड वो भी निकाल लेते हैं, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो n2 मैग्नीट्यूड उसको भी निकाल लेते हैं, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो इन सभी वैल्यूज़ को पुट इन 1, ठीक है। तो ये हमारा 1 है। तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 की वैल्यू कितनी है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर उसका अंडर रूट फिर मैग्नीट्यूड। तो ये हमारी क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें हम एंगल जो है प्लेन्स के बीच में फाइंड जो है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। जो नॉर्मल्स के बीच में एंगल है, जो मेन पंच लाइन आपको याद रखनी है, जो नॉर्मल्स के बीच में एंगल है वही प्लेन्स के बीच में है। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मैंने आपको लाइंस में भी बताई थी। इफ़ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर तो थीटा कितना होगा 90, तो cos 90 लिख लिया। cos 90 कितना होता है 0, ये उधर जाके खत्म हो गया, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर मॉडुलस किधर गया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मॉड x इज इक्वल टू 4 है तो मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 4, क्योंकि 4 का मॉड भी 4 होता है, -4 का मॉड भी जो है 4 होता है। बट अगर मॉड x की वैल्यू 0 है तो x को मैं प्लस माइनस 0 लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह से ये वैल्यू है। अब सेम वे से अगर टू प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके जो पैरेलल जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी पैरेलल होंगे। तो पैरेलल वेक्टर की निशानी क्या होती है कि उनकी जो डायरेक्शन रेशियोज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमने लाइंस में भी किया था, आपको दिखा भी देता हूँ। इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, तो जस्ट नेम ही चेंज किए हैं ताकि थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट इनमें आपस में कर पाओ, और इस पर कोई भी मेन डिफरेंस जो है वो नहीं है। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसकी डेरिवेशन पहले कर लेते हैं, फिर से डेरिवेशन पेपर में नहीं आएगी बट इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। तो ये एक प्लेन है जिसका डिस्टेंस मुझे निकालना है इस पॉइंट P से, ठीक है। अब ये एक प्लेन है, ये मैंने जानबूझ के डायग्राम थोड़ी सी ऐसी बनाई ताकि मैं आपको फील करवा पाऊँ। तो आपको पता है कि प्लेन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन हो, ओरिजिन से डिस्टेंस हमें d गिवन है और ये उसका n कैप की नॉर्मल वेक्टर है। आपको पता है सबसे पहली इक्वेशन हमने यही की थी, r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। ये आपको पता है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर मैं एक पैरेलल प्लेन बनाऊंगा जो इस ऑरेंज प्लेन 1 के पैरेलल होगा, ठीक है। अब सब कुछ डिस्टेंस निकालने के लिए कर रहे हैं। डेरिवेशन में क्यों सब कुछ कर रहे हैं मैं हमेशा आपको आंसर करने की कोशिश करता हूं। अब ये क्यों कर रहे हैं आपको अभी बताने की कोशिश करता हूं। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक प्लेन और ले लिया, ठीक है, P2, जो इस पॉइंट को कंटेन करता है, जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो इसकी डेरिवेशन आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है बट इसका जो रिजल्ट एंड का जो प्रोडक्ट है हमारा वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये जो
प्लेन हमने इस तरह से लिया है कि वो इस पॉइंट को कंटेन करता हो जिससे हमें डिस्टेंस निकालना है, और दूसरा ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल होने चाहिए। हम लिख भी दिया, कंसीडर प्लेन P2 विच इज पैरेलल टू P1 एंड आल्सो कंटेन द गिवन पॉइंट P। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अब देखो, अब क्योंकि ये देखो ध्यान से, इसको ऐसे मत समझो, इसको मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये एक प्लेन है, ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल है एन कैप। अब ये इसके पैरेलल मैंने एक और प्लेन ले लिया, तो यही नॉर्मल इसका भी नॉर्मल ही होगा ना। तो सेम वे से जो एन कैप इसका नॉर्मल है वो इसका भी नॉर्मल होगा। अब ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ, सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ, याद करो, सबसे पहले हमने ये किया था इक्वेशन ऑफ प्लेन whose distance from origin is given and a normal to plane is given। दूसरी बार हमने इक्वेशन की थी जिसमें एक पॉइंट गिवन हो, जिसमें एक पॉइंट गिवन हो और एक नॉर्मल गिवन हो। अब यहां पर हमें नॉर्मल भी पता है इस ब्लू प्लेन का, और एक पॉइंट भी पता है, एक पॉइंट भी पता है। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ऐसा करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, क्योंकि मुझे वेक्टर इक्वेशन में आंसर करना है, तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ P2 की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे प्लेन 2 की? अब आपको पता है R वेक्टर फिक्स्ड पॉइंट, R वेक्टर माइनस फिक्स्ड पॉइंट डॉट n कैप इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, आप जाके वीडियो में बैक जाके देख सकते हो, हमने आज की वीडियो में यही पढ़ा है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। R डॉट n कैप माइनस A डॉट n कैप इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज R डॉट n कैप इज इक्वल टू A डॉट n कैप। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब इसको आप नंबर दो 1, इसको आप नंबर दो 2, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, T इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन P1 फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या है? डिस्टेंस है प्लेन P1 का ओरिजिन से। अब यहां पर अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं, इसको अब ध्यान से देखो, R डॉट एन कैप, R डॉट एन कैप, R डॉट एन कैप, R डॉट एन कैप इज इक्वल टू, ये जो मैंने लिखा है ये A डॉट एन कैप, ये क्या है? इसका अगर मैं मॉडुलस डाल दूं, अगर इसका मॉडुलस कर दूं तो मुझे ये एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ये भी क्या है? इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन P2 फ्रॉम ओरिजिन। अगर इसको मैं दिखाना भी चाहूँ तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये A डॉट एन कैप का मैग्नीट्यूड है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो यानी कि देखो ये डिस्टेंस कैसे है, फिर से दोबारा से बता देता हूँ। मैंने एक प्लेन लिया जिसका मुझे डिस्टेंस निकालना था, ठीक है, तो मैंने उसके पैरेलल एक प्लेन खड़ा कर दिया जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और इसका और ये आपस में पैरेलल है, तो ये इसका नॉर्मल सेम होगा। मैंने इसकी इक्वेशन लिख ली, थोड़ा सॉल्व किया, तो दोनों को जब मैंने कंपेयर करके देखा, R डॉट एन कैप, R डॉट एन कैप, राइट साइड में डिस्टेंस है, यहां पर राइट साइड में कुछ और है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कर दूं जो, तो ये भी हमें क्या देगा? डिस्टेंस ही देगा, ठीक है। यानी कि अगर D इसका डिस्टेंस है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है, और ये इसका डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहता हूं, देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो मुझे बेसिकली इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस सारा पता है, मुझे ये भी पता लग गया, तो अगर इस डिस्टेंस में से मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन मिल जाएगा। सेम वैसे ही मैं यहाँ पर आपको कहना चाह रहा हूँ, मुझे ये डिस्टेंस पता है, मुझे ये डिस्टेंस भी पता है, तो
तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं इस डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, और वो डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट और प्लेन के बीच का। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो मैंने वही लिखा है कि इस पूरे डिस्टेंस में से डी में से मैंने ये वाला माइनस कर दिया तो मेरे पास बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब मेरे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। देखो वैसे तो आपको ये क्लियर कट होना चाहिए, मैंने जस्ट इसके पैरेलल एक प्लेन लिया है जो इस पॉइंट में से, और ये इसका नॉर्मल वेक्टर, तो उसकी इक्वेशन लिखी है, जस्ट कंपेयर किया तो ये दोनों डिस्टेंस आ गए। ये डी इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है दूसरे प्लेन का, दोनों को मैंने माइनस किया तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ गया। एज सिंपल एज दैट। अब देखो इसकी एक और फॉर्म भी है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया पॉइंट का प्लेन से इस फॉर्म में, ठीक है। तो आपको पता है वी नो, हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में तोड़ के लिख सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज एन कैप को मैं लिख सकता हूँ एन वेक्टर बाय पुट इन स्टार, इसको कोई नंबर दे देते हैं स्टार, ठीक है। तो ये इसमें हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस डी माइनस ए वेक्टर एन वेक्टर बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा, d इंटू एन वैक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए डॉट एन वैक्टर डिवाइड बाय एन वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप याद करो सबसे पहली इक्वेशन भी हमने दो तरह से लिखी थी, इसको हम कैपिटल D लिखेंगे। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो कैपिटल D माइनस ए डॉट एन वैक्टर डिवाइड बाय एन वैक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर होल का मैग्नीट्यूड। अब कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा गया है, आप इसको आगे भी लिख सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली डिस्टेंस ही है और बाहर मॉडुलस का साइन है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉडुलस से नेगेटिव आएगा भी नहीं। तो ये भी हम अपना आंसर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड, ये भी एक फॉर्मूला है पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस का। ये वेक्टर फॉर्मूला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्टेशियन थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक बात बतानी भूल गया, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर स्मॉल डी लिखा गया है, बट मेरे हिसाब से कैपिटल डी आएगा। अगर आप ये वाली फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो स्मॉल डी, अगर ये यूज़ कर रहे हो तो कैपिटल डी। तो क्वेश्चंस में किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब देखो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, आपको पता है ये पोजीशन वेक्टर है फिक्स पॉइंट का x1 y1 z1, तो इसको मैंने लिख लिया। एन वेक्टर आपको पता ही है। तो नाउ a डॉट एन को पहले कैलकुलेट करते हैं। a कितना है हमारा, x1i y1j z1k डॉट n कितना है, ai bj ck। तो इनकी डॉट करते हैं, कितना आएगा, a x1, बहुत ईजी है, b y1 c z1, ठीक है। अब ऐसा करो आल्सो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस, अब d डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस का। तो इस फॉर्म में इसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्वेश्चन में हम कैसे यूज़ करेंगे, डेरिवेशन और हिसाब से क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे। अब ये कोई पॉइंट है, ये कोई प्लेन है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले
डी को इधर लेके आना, मतलब इसको इधर ले आना सभी टर्म्स को। तो 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसमें हम पॉइंट, जैसे यहाँ पर मैंने x1 y1 z1 पॉइंट को फिल किया है, तो यहाँ पर x y z की जगह पर हम ये पॉइंट फिल करेंगे 1 2 3, फिल कर लिया। नीचे देखो, ध्यान से देखो, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखो, ये है हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। बहुत इजी टॉपिक है। तो ये एक प्लेन है, एक लाइन उसमें से पास हो रही है, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। और हमेशा की तरह थीटा एंगल लाइन और प्लेन के बीच में है। वी ऑलवेज टेक दी शॉर्टर एंगल। हम हमेशा एक्यूट एंगल लेते हैं, बड़ा एंगल भी बन सकता है, बट हम हमेशा छोटा एंगल कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, अब कुछ बातें बतानी है। अगर ये लाइन है, देखो हम हमेशा इजी वे में एंगल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब तो आपको पता ही है, दो प्लेन्स के बीच में भी एंगल हम नॉर्मल की तरह, नॉर्मल में जो एंगल होता है वो प्लेन्स में होता है, जो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल होता है वो लाइंस में होता है। सेम वैसा ही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसका एक पैरेलल वेक्टर बना दूँ लाइन का, तो यानी कि जो इस पैरेलल वेक्टर और प्लेन में जो एंगल होगा वो भी थीटा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा ही होगा। तो अगर मैं ये थीटा निकाल पाऊँ तो ये थीटा भी निकल जाएगा। ठीक है, अब सेम वे से ये एक पैरेलल वेक्टर है लाइन का, अब प्लेन का नॉर्मल भी होगा। प्लेन का नॉर्मल है कुछ ऐसा होगा जो प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब फिर से मेरी बात समझना ध्यान से, ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। और अगर मैं प्लेन का नॉर्मल और लाइन के पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकाल पाऊं इससे, तो मेरे पास ये वाला थीटा एंगल आ जाएगा। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो, सब कुछ मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि ये पैरेलल वेक्टर है लाइन m, पैरेलल वेक्टर है लाइन का, और ये नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये एंगल भी थीटा ही होगा। अगर ये थीटा हुई पैरेलल है तो ये पूरा एंगल 90 का, तो ये 90 माइनस थीटा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए मैं एंगल बिटवीन नॉर्मल और पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालूंगा। अब आपको पता है वी नो m डॉट n की वैल्यू कितनी होगी, डॉट प्रोडक्ट करना, m वेक्टर का मैग्नीट्यूड n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब थीटा एंगल कितना उनके बीच में 90 माइनस थीटा, m और n के बीच में एंगल कितने हैं 90 माइनस थीटा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, जो डॉट होती है वो ऐसी होती है, a डॉट b, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो मैंने वही लिखा है। तो विच एम्प्लाइज कॉस 90 माइनस थीटा कितना लिखूंगा मैं, m डॉट n डिवाइड बाय m मैग्नीट्यूड n मैग्नीट्यूड, विच एम्प्लाइज कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो m डॉट n डिवाइड बाय m वेक्टर का मैग्नीट्यूड n वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर होल का मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्यों निकाला है, क्योंकि हम हमेशा अक्यूट एंगल फाइंड करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट है। अब आज का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। इस पूरी एक वीडियो में मैंने आपको प्लेन्स के बारे में मैं जितना आपको डिटेल में बता सकता था, काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी काम किया, ताकि मैं आपको ईजी से ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको कहीं पर भी वीडियो में प्रॉब्लम है, प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखो, नहीं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मुझे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको हमेशा आपकी डाउट या आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आज की वीडियो में मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि आपको प्लेन्स में कोई भी दिक्कत ना रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे, तो बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपको खुद लगेगा कि सर क्वेश्चंस तो हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे।